हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल अविनाश मैथ्स एकेडमी। तो इस वीडियो में देखेंगे क्लास 10th एमपी बोर्ड वाले बच्चों के लिए हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। तो बस थोड़ा सा बच्चों ध्यान से समझते आना। वीडियो थोड़ा लंबा जरूर हो सकता है, लेकिन अगर आपको पूरी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वीडियो को देखकर ही याद करनी है तो वीडियो अच्छे से देखिए, पूरा देखिए। तो सबसे पहले अगर आपने पुरानी वीडियो नहीं देख ली है तो देख लो। सबसे पहले मैंने आपको बताया है पहले में कि मैथ को कैसे रिवाइज करना है। दूसरी वीडियो में 1 से लेकर 5 तक, और तीसरे वीडियो में 6 से लेकर 15 तक, और चौथे वीडियो में मोस्ट इम्पोर्टेंट 50 या 60 क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट दिए गए हैं। ये 4 वीडियो आपको डली हुई हैं, वो आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अब 1 से लेकर 5 तक और 6 से लेकर 15 तक मैंने आपको क्या बताया है, ऑल डेफिनेशंस हिंदी में, हिंदी मीडियम की भी डली हुई हैं, और फॉर्मूला, ठीक है। ये सब कुछ बताया गया है। अगर आपने नहीं वीडियो देखी है तो प्लीज़ देख लीजिए, उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर आना, तभी आपको ये चीज़ समझ में आएंगी, नहीं तो नहीं समझ में आएंगी। क्योंकि इस वीडियो में मैं थोड़ा सा शॉर्ट में लूँगा, पहले से ही आपको मैं बोल दे रहा हूँ, ठीक है ना। जो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होंगे या सीधे सीधे क्वेश्चन होंगे मैं इनको सॉल्व नहीं कराऊंगा, इसलिए पहले आप ये पूरा कवर करके आइए, तब आपको मिल जाएगा। वो वीडियो डिस्क्रिप्शन में दी गई हैं, और PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेगी, ठीक है। उसको ज्वाइन कर लीजिए, ग्रुप आपको नीचे दिया गया है लिंक, ठीक है। चलिए तो बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो आप बच्चों ध्यान से समझेंगे क्या करना है, सुनो। तो सबसे पहले ये भी सीट दी गई है आपको, ये भी आप पूरी कर सकते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लिए तो आपके ज़्यादातर क्वेश्चन आ जाएंगे, और पूरा लगा लिया तो फुल मार्क्स आपके आएंगे। चलिए तो बात करते हैं। सबसे पहले हम चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है रियल नंबर, वास्तविक संख्या, जिसमें से कितनी बच्चों ओटी आने वाली, 2 MCQ आने वाले हैं, ठीक है। अब आपको एक एक करके बता देते हैं। जैसे 96 और 404 का क्या निकालना, आपको HCF निकालना। कितना आएगा बच्चों? 4 आंसर आएगा। इनको आप खुद भी सॉल्व करके देख सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है रेशनल नंबर ऑफ द फॉलोइंग्स, मतलब निम्न में से परमेय संख्या कौन सी है। तो कौन सी होगी बच्चों? परमेय, -2/√3, यानी कि पाई कैसी होती है बच्चों? अपरमेय, अपरमेय, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल, इरेशनल नंबर। ये भी अपर में है, ये भी अपर में है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, एनी नंबर्स P/Q वेयर P एंड Q आर को प्राइम नंबर, मतलब जो नंबर P/Q की फॉर्म में होते हैं उनको क्या बोलते हैं बच्चों? रेशनल नंबर। P/Q के रूप में होते हैं उनको क्या बोलते हैं बच्चों? परमेय संख्याएं, ठीक है। इसी के बाद व्हाट इज द LCM ऑफ 6 and 20, मतलब 6 और 20 का LCM क्या होता है बच्चों? 60 होता है। ये आपसे फॉर्मूला ज्यादातर पूछा जाता है, HCF A और B इंटू LCM A और B। इनका सूत्र क्या होता है? A इंटू B, मतलब दो संख्याओं का गुणनफल उनके HCF और LCM के मल्टीप्लाई के बराबर होता है। इंग्लिश में बात करें, HCF इंटू LCM इक्वल टू क्या होता है बच्चों? प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। अगर आपको क्या निकालना है? आपको LCM निकालना, क्या निकालना? HCF निकालना है। तो HCF बच्चों कैसे निकालते हैं? जो कॉमन होता है उसकी छोटी पावर देते हैं। तो इन दोनों में x कॉमन है और पावर छोटी कितनी है? 2, तो HCF आएगा x², और y कॉमन है तो y की पावर कितनी है? 2, तो y², ठीक है। इसी प्रकार हिंदी में लिखा हुआ है। इसकी PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेगी, ठीक है। पूरी की PDF टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेगी आपको, ठीक है। लेकिन कुछ देर बाद, पहले अगर आपको याद करना है तो वीडियो को पूरा देखें, ओके बच्चों। इसके बाद इफ द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज 132, LCM इज 8, तो HCF कितना होगा बच्चों? 4, क्योंकि अभी हमने फॉर्मूला देखा ये वाला, HCF इंटू LCM। तो HCF निकालना है हमको, HCF निकालना है इंटू LCM कितना दिया है बच्चों? 8 दिया है, और 2 नंबर का प्रोडक्ट दिया है 32, तो 8 का डिवाइड होगा तो 32/8 कितना आंसर आ जाएगा बच्चों? 4। उसी प्रकार एक OT ये भी देखिए बच्चों, देखिए प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन द नंबर्स इज कॉल्ड द HCF, मतलब जो प्राइम नंबर के फैक्टर होते हैं, जैसे हमने ये किया, ये फैक्टर दिखे आपको, ये फैक्टर दिख रहे हैं, इसमें जो छोटी पावर होती है उनके प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं हम? HCF। संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंडों की सबसे छोटी घात क्या कहलाती है? HCF कहलाती है। ये डेफिनेशन है, आपको याद करनी है, ठीक है। एक इसके बाद बात करते हैं इंपॉर्टेंट चीज की, ये हिंदी मीडियम में लिखी हुई है, ठीक है ना। समझते आना बच्चों अच्छे से, ये अच्छे समझना है। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए PDF रेडी है बच्चों, इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों में है। देखो जैसे देख सकते हो, ये क्या है देखो समझो। पहले इंग्लिश मीडियम में समझेंगे। रेशनल नंबर का प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करो रेशनल नंबर से, तो क्या आता है? रेशनल नंबर। हिंदी में बात करें, परमेय संख्या का परमेय संख्या के साथ प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे, यानी कि तो क्या आएगा? परमेय। रेशनल नंबर का इरेशनल नंबर के साथ करोगे तो इरेशनल नंबर आता है हमेशा 0 को छोड़कर, ठीक है ना।
समझ आया ना। परमेय का अपरमेय के साथ करोगे प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, तो क्या आता है, हमेशा अपरमेय आता है जीरो को छोड़कर। लेकिन अपरमेय अपरमेय का करते हो तो परमेय भी आ सकता है या अपरमेय भी आ सकता है, यानी कि इरेशनल नंबर का इरेशनल नंबर से करेंगे तो रेशनल भी आ सकता है और इरेशनल भी, ये आपसे पूछा जाता है, ठीक है ना। उसी प्रकार ये हिंट दी गई है। देखो ये आपको क्रम ध्यान रखना है, इसका थोड़ा अलग दिया, ये अलग, बात एक ही है दोनों में, ठीक है। दोनों का मतलब एक ही है, मतलब वास्तविक संख्याएं यानी कि रियल नंबर्स कितने पार्ट्स में होते, दो पार्ट्स में, परमेय, रेशनल और इरेशनल, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो अगर आपसे नीचे से कुछ ऊपर की तरफ पूछा जाता है तो आपको आंसर देना है सत्य असत्य, और ऊपर से नीचे पूछा जाता है तो आपसे आंसर क्या देना है, सॉरी ये थोड़ा गलत हो गया, ये सत्य आएगा यहाँ पर और यहाँ पर आएगा असत्य, ठीक है। यानी कि एक एग्जांपल लेते हैं, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या क्या परमेय संख्या होती है, तो आपको आंसर देखो, प्राकृतिक संख्या और क्या पूछा जा रहा है, परमेय, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ पूछा जा रहा है, तो आपको आंसर देना है सत्य, ट्रू आंसर देना है। एक एग्जांपल यहाँ पर भी है, एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, तो क्या आंसर देना है आपको, ट्रू, क्या आंसर देना है, ट्रू। आप ऐसे याद करने, ठीक है ना। मतलब मैंने इसका उल्टा ये लिख दिया है इसलिए एरो गलत लगा हुआ है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 में क्या करना है आपको, बाकी थ्योरी में पढ़ा चुका हूं पूरी, फिर भी एक बार जल्दी जल्दी फटाफट से देख लीजिए। इसमें से एक कोटि आएगी सिर्फ, तो ये बहुपद लिखा हुआ है, इसके शून्यकों की अधिकतम घात संख्या क्या होगी, तो आपको ध्यान रखना है। तो वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या रखना है, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। मतलब एक्स के मान के बराबर क्या होता है, शून्यकों की संख्या, ठीक है। तो अगर जो जितनी घात होगी उतनी ही क्या होंगे, शून्य होंगे, उतने ही एक्स के मान होंगे। तो कितनी घात है, 3। अल्फा प्लस बीटा यानी इसका सूत्र क्या होता है, आपको याद है, माइनस बी अपॉन ए होता है। अल्फा इंटू बीटा का सी अपॉन ए होता है। इसके जीरोस निकालेंगे बहुपद के, इनके शून्य तो क्या आते हैं, प्लस माइनस √3, एक प्लस का √3 आता है और एक माइनस का √3 आता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसी प्रकार अगर t² - 15 के पूछे जाएंगे तो क्या आंसर होगा, √15 और माइनस √15, ठीक है। इसके बाद आगे बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द सम ऑफ इट्स रूट्स एज 3, मतलब निम्न में से किसी वर्ग समीकरण के मूलों का योग क्या होगा, 3 होगा। कौन से का 3 होगा, तो इसका आंसर होगा, ठीक है, निकाल के देख लेना। देखो योग का सूत्र क्या होता है, अभी बताया, माइनस बी अपॉन ए, तो -3 अपॉन -1, -1 से -1 कटे, 3 कट गया, तो कितना आंसर आ गया, 3। इसी प्रकार ये -2 एंड द नंबर ऑफ पॉलिनोमियल हैविंग जीरोस एज -2 एंड 5, -2 एवं 5 शून्यकों वाले बहुपदों की संख्या कितनी होगी, 3 से ज्यादा, मतलब इनफाइनाइट होती है बहुपदों की संख्या, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बहुपदों की संख्या हमेशा क्या होती है, इनफाइनाइट होती है, यानी कि 2 से ज्यादा, 3 से ज्यादा, मतलब जैसे बहुपदों की संख्या आपको हमेशा आंसर कितना लगाना है, इनफाइनाइट ही लगाना है। इसके बाद थोड़ा सा आपको ये देखना है, अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है उसके नेगेटिव नंबर ऑफ जीरोस कितने होते हैं, 3, मतलब रेखिक बहुपदों, त्रिघात बहुपद के अधिकतम शून्य कितने होते हैं, 3, द्विघात के 2 होते हैं, रेखिक का 1 होता है, लीनियर पॉलिनोमियल का 1 होता है, क्वाड्रेटिक का 2 होता है, ऐसे आपको ध्यान रखना है। इसके बाद डिग्री ऑफ नॉन जीरो कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल इज 0, मतलब अशून्य अचर बहुपद की घात कितनी होती है बच्चों, 1 होती है, क्योंकि ऐसा एग्जाम्पल होता है, इसमें x तो आ नहीं रहा है, तो हम क्या मान सकते हैं, x की पावर 0, ओके। इसी प्रकार इनके शून्य को गुणनफल का सूत्र क्या होता है बच्चों, c अपॉन a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 1, c की वैल्यू -12, तो -12 अपॉन 1 यानी कि आंसर -12, ठीक है। उसी प्रकार द सम ऑफ 2 पॉलिनोमियल इज ए पॉलिनोमियल, 2 बहुपदों का योग भी क्या होता है, बहुपद ही होता है, मतलब 2 पॉलिनोमियल का अगर ऐड सब्ट्रैक्ट करें तो क्या आता है, हमेशा पॉलिनोमियल ही आता है। इसके बाद चैप्टर नंबर 3 पे बात करते हैं, ठीक है। तो फटाफट देखते हैं ना, जल्दी से जल्दी। चैप्टर नंबर 3 में आपको ये टेबल याद करनी है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं, वीडियो नहीं देख रही है तो एक बार वीडियो देख लो, ओके बच्चों, मैंने पूरा डिटेल में बताया सब कुछ। इसी प्रकार x + y = 5 है, तो x = 1 है, ऐसे आपको दिया जाएगा एक सवाल, ठीक है। ऐसी ओटी नहीं आएगी, ये ओटी नहीं आएगी, तो ऐसी ही ओटी जरूर आ जाएगी, ये पक्की गारंटी है मेरी। x + y बराबर दिया है 5 और x इक्वल टू दिया है 1, तो 1 रखेंगे, 1 यहाँ की क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस, तो y इक्वल टू कितना आएगा, 4, तो ये आपका 4 आंसर हो गया।
स्टैंडर्ड फॉर्म आपको याद रखनी है सबके, तो एक्स और वाई वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप क्या लिखना है आपको, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। अब ये करना है, चेक करना है, तो कैसे चेक करते हैं बच्चों, a1 अपॉन ए टू, b1 अपॉन b2 ये निकाल कर। तो आप जरा देखो x वाला दो, x का यहाँ कितना है 1 अपॉन 5, ठीक है। चाहो तो मैं आपको सॉल्व करके देख सकता हूँ, आपको थोड़ा सा हल्का सा देखो क्या आएगा बच्चों, 1 अपॉन 5 और -2 अपॉन 4। क्या ये दोनों बराबर आ रहे हैं, नहीं आ रहे, तो कैसा हल होगा, अद्वितीय हल होगा। सिस्टम कैसा होगा, संगत होगा, कंसिस्टेंट होगा। रेखा कैसी होंगी, प्रतिच्छेदी। इन्होंने किसके बारे में पूछा है, रेखाओं के बारे में, तो आंसर देना है प्रतिच्छेदी या इंटरसेक्टिंग लाइन। ओके, आगे बढ़ते हैं। द इक्वेशन हुज ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड द, क्या कहलाता है बच्चों, लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। मतलब जिस समीकरण का आलेख यानी ग्राफ एक सरल रेखा होती है उसको हम क्या कहते हैं, रैखिक समीकरण कहते हैं। इसके बाद हम आगे चलते हैं चैप्टर नंबर 4 पर। तो चैप्टर नंबर 4 का भी वही कहानी है जो चैप्टर नंबर 2 की है। मेन बात इसमें क्या याद रखना है, स्टैंडर्ड फॉर्म ध्यान रखना है, ये लिखने की आएगा, ए नॉट इक्वल टू आपको जरूर लिखना ही होगा। ओके बच्चों, ठीक है। अब बात करते हैं नेचर ऑफ रूट्स, मूलों की प्रकृति। अगर देखो सबसे पहले आप देखो डिस्क्रिमिनेंट विविधकर का सूत्र होता है d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर इसकी वैल्यू बड़ी आती है 0 से, यानी कि आती है प्लस की, तो आपको आंसर देना है रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट, मूल वास्तविक एवं भिन्न होंगे। अगर d का मान 0 आता है, d इक्वल टू क्या आता है 0, तो मूल वास्तविक एवं क्या होंगे, समान होंगे यानी कि बराबर होंगे। अगर d की वैल्यू 0 से कम आती है यानी कि माइनस की आती है, तो मूल वास्तविक नहीं होंगे या इमेजनरी होंगे, ठीक है। नॉट रियल या इमेजनरी, वास्तविक नहीं होंगे या काल्पनिक होंगे, ठीक है। एक ये क्वेश्चन है, अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो अगर इसमें एक्स स्क्वायर वाला टर्म आता है, ठीक है, तो ये होता है, ठीक है। इसके बाद डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन, ये है आपका एग्जाम्पल नंबर 18, आपको देख लेना बुक में दिया गया है, इसका आंसर 0 आता है, ठीक है। यदि px एक द्विघात बहुपद है तो px बराबर 0 को क्या कहते हैं, वर्ग समीकरण। ये आपको पता होना चाहिए। अगर मैंने ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लिखा तो ये क्या है, एक पॉलिनोमियल है। क्या है बच्चों, एक पॉलिनोमियल। हिंदी में बात करें तो ये क्या है, एक बहुपद है। अगर इसमें इक्वल टू मैंने क्या लगा दिया, 0, तो क्या बन गया ये समीकरण, यानी कि इक्वेशन बन गई। बस इतना सा अंतर होता है, ठीक है। तो px पॉलिनोमियल है, बहुपद है, तो px बराबर 0 क्या होगा, वर्ग समीकरण। ओके, चलिए आगे बात करते हैं चैप्टर नंबर 5 पे। चैप्टर नंबर 5 में आपको क्या करना है, जैसे एक तो आपको स्टैंडर्ड फॉर्म ध्यान रखना है, जैसा कि आपके सामने दिख रहा है, स्टैंडर्ड फॉर्म अच्छे से ध्यान रखिए। इसके बाद आपको थोड़ा सा और हल्का सा रिवाइज करना होगा, जैसे कि कैसे क्वेश्चन है ये वाले, जैसे ये दिया गया कॉमन डिफरेंस पूछ लेंगे, 10वां पद पूछ लेंगे आपसे, इसके आंसर लिखे हुए मैंने लिख के दिए हैं, ठीक है। nth टर्म फॉर्मूला पूछ लेंगे आपसे, तो वो आपको याद करनी है, ठीक है। नहीं की है तो आप वीडियो देख सकते कर सकती हो। इसके बाद समांतर श्रेणी के लगातार 2 पदों का अंतर क्या कहलाता है, सार्वंतर। डिफरेंस बिटवीन 2 कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन एपी इज कॉल्ड द कॉमन डिफरेंस। तो फर्स्ट टर्म ए कॉमन डिफरेंस आपको पता करना है इसका। तो पहला पद कितना है, 6, अंतर कितने का है, 3 का, ठीक है। तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन है, आपको मैं और थोड़े बहुत दिखा देता हूँ। एक क्वेश्चन जैसे इसमें लिखे हुए इंग्लिश में लिखे हैं, लेकिन पर आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहली बात, कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी, मतलब किसी एपी का सार्वंतर कैसा हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। मतलब मैं आपको बता ही देता हूँ, देखो एन को छोड़कर एन, ए और डी कुछ भी हो सकती हैं, प्लस के, माइनस के, 0 भी हो सकता है, डिवाइड का भी हो सकता है, पॉइंट का कैसे हो। बस एन हमेशा क्या होता है बच्चों, नेचुरल नंबर। कैसा होता है बच्चों, नेचुरल नंबर, यानी कि प्राकृतिक संख्या होती है, इसको छोड़कर, ठीक है। एक ये ध्यान रखना है, इफ ए बी सी आर इन एपी, तो बी को क्या कहते हैं हम, अर्थमेटिक मीन समांतर माध्य। कैसे निकालते हैं, a प्लस सी अपॉन 2, ये आपसे फॉर्मूला पूछा जा सकता है। चलिए अब हम आते हैं चैप्टर नंबर 6 पर। चैप्टर नंबर 6 पर देखिए, तो चैप्टर नंबर 6 का नाम है ट्रायंगल। जैसा कि आपको दिख रहा है, इसमें आपको क्या क्या करना है चैप्टर नंबर 6 के अंदर। सबसे पहले ये 3 चीज ध्यान रखनी है, मैंने आपको उसमें भी दिखाई है, जो बच्चे ओटी देख रहे हैं उनको पता है क्या, कि ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल सिमिलर होते हैं, यानी समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। मैं आपको एक बार और लिख के दिखा देता हूं, सर्कल
स्क्वायर और इक्विलेटरल ट्रायंगल, यानी कि वृत्त, वर्ग और समबाहु, ये हमेशा कैसे होते हैं बच्चों? सिमिलर होते हैं, यानी कि समरूप होते हैं। ठीक है, और क्या करना है आपको? ये आपसे 3 भुजाएं पूछी जाएंगी, आपको बताना है कि ये समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं या नहीं। ठीक है, तो कैसे चेक करते हैं? बड़े वाले का स्क्वायर यानी कि 11 का स्क्वायर किसके इक्वल आ जाता है? 5 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। अगर आ गया तो ये है, अगर नहीं आया तो नहीं है। तो ये दोनों इक्वल नहीं आएंगे, इसलिए ये आंसर है। इनमें पूछा क्या है आपको, पढ़ो अच्छे से। इनमें से कौन समकोण त्रिभुज नहीं है, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल की साइड नहीं है, नहीं वाला पूछा गया है, यानी कि ये होती है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये होती है। इसकी प्रकार ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसका आंसर कितना आएगा बच्चों? 90 डिग्री। इन राइट एंगल ट्रायंगल हाइपोटेनिस इज द लॉन्गेस्ट साइड होती है, मतलब समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे कैसी होती है? बड़ी भुजा होती है। पाइथागोरस थ्योरम आपको याद रखनी है, ये सूत्र होता है कर्ण का वर्ग इक्वल टू लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। आपसे 1 वर्ड में पूछा जा सकता है। थ्योरम आपको कौन कौन सी याद करनी है? प्रमेय 6.1, 6.2, 6.3 आपको याद करनी है। और सॉरी 6.1 नहीं, 6.1 कर लेना और 6.3 कर लेना, 6.6 और 6.8, 6.1, 3, 6 और 8 कर लेना है आपको अच्छे से। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 7। तो चैप्टर नंबर 7 का मैं पूरा लगभग समझा चुका हूं, फिर भी एक बार आप अच्छे से देख लेना। ठीक है, पूरा वीडियो मैं आपको बता चुका हूं, फिर भी आप एक बार देख लो, मैं बता देता हूं। देखो, द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस, तो आपको पता है, मैं एक बार और बना के दिखा देता हूं। ये x होती है, ये y होती है। कोई पॉइंट है, मान लो जैसे कोई पॉइंट है, इसके पॉइंट की कोऑर्डिनेट है मान लो -5, 3। तो इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट की डिस्टेंस किससे? वाई एक्सिस से, यानी कि ये वाली कितनी होगी बच्चों? 3, यानी कि x की वैल्यू सॉरी 5 होगी, सॉरी बच्चों 5 होगी, -5 नहीं होगी। द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस इज कॉल्ड द एक्स कोऑर्डिनेट, मतलब किसी बिंदु की वाई अक्ष से दूरी x निर्देशांक होती है, इसको ही हम क्या बोलते हैं? भुज बोलते हैं, यानी एब्सिसा बोलते हैं। ठीक है, इसी प्रकार x एक्सिस से डिस्टेंस क्या होती है? y कोऑर्डिनेट होती है, यानी कि ये डिस्टेंस, ये दूरी कितनी होगी बच्चों? 3 के बराबर होगी। ओके बच्चों, इसी प्रकार आपको याद करना है। 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस पूछी जाती है। एक चीज और ध्यान रखना, आपको देखो बता देता हूं। देखो, ये कोऑर्डिनेट ध्यान रखने हैं आपको चारों। अगर x, y आता है तो ये कोई भी पॉइंट हो सकता है। x, 0 आता है तो x अक्ष पर होता है, x एक्सिस पर होता है। 0, 0 किसके होते हैं बच्चों? ओरिजिन के होते हैं, मूल बिंदु के होते हैं। और 0, y होती है तो y एक्सिस के होते हैं, y अक्ष के होते हैं। ये आपको ध्यान रखें, मतलब x अक्ष पर y का मान 0 होता है और y अक्ष पर x का मान 0 होता है। और ओरिजिन पर क्या होते हैं? x और y दोनों ही 0 होते हैं। ऐसे ही आपको एक सवाल ये पूछा सकता है, देखो, कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट 2, 4 एंड 4, 6। ठीक है, ये आपका आंसर दिया गया है। मतलब कैसे निकाला? 2 + 4/2, 4 + 6/2, यानी कि 6/2, 10/2, 3 और 5, ये आपका आंसर है। इसी प्रकार ये पूछ सकते हैं, जैसे आपको पता है ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट होता है, ये सेकंड होता है, ये थर्ड होता है, ये फोर्थ। ये पूरा डिटेल में मैंने आपको जो डिटेल वाले जो वीडियो है, नोट्स वाली डेफिनेशन वाली, उसमें पूरा का पूरा समझाया है मैंने आपको, एक बार देख लेना उस वीडियो को। ठीक है, चलिए तो यहाँ बात करें तो ये इसमें कौन से होते हैं बच्चों? प्लस के होते हैं, इसमें माइनस का होता है, माइनस का होता है, यहाँ पर दोनों माइनस के होते हैं, यहाँ पर प्लस के होते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ओके बच्चों, नेक्स्ट बात करें चैप्टर नंबर 8। तो 8 का नाम है ट्रिग्नोमेट्री। इसमें से अब की बार में 3 ओटी आने वाली हैं, एक बार देख लीजिए, इनके आंसर दिए गए हैं, ये आपको फॉर्मूले याद करने हैं। ठीक है, ये मैंने टिक कर दी है। जैसे पहले का आंसर कोसेक 90 - थीटा क्या होता है बच्चों? सेक थीटा होता है। इसका आंसर कितना है बच्चों? 1 है। साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। टेन थीटा किसके इक्वल होता है? साइन अपॉन कॉस के होता है। कॉस 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√2 होती है। उसे 1 + कॉट स्क्वायर क्या होता है बच्चों? कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। सेक थीटा कितना होता है बच्चों? 1/cos होता है। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है बच्चों? 1 होती है। टेन 60 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों? √3 होती है। कॉस 90 - थीटा क्या उतना होता है? साइन थीटा। तो ऐसे आपके ऑब्जेक्टिव दिए गए हैं, एक बार इनको देख लो अच्छे से। ओके, चलिए अब हम बढ़ते हैं चैप्टर नंबर
9 पर। चैप्टर नंबर 9 में आपको क्या करना है, अब मैं आपको एक एक करके बताता जाता हूँ, हिंदी में इंग्लिश दोनों में, समझते जाना एक एक करके। सबसे पहले 2 टी आने वाली हैं, तो पहला इसमें द हाइट ऑफ द ट्री एंड इट्स शैडो आर इक्वल देन इट्स एंगल ऑफ एलिवेशन। समझना, जैसे कोई ट्री है, उसकी हाइट, उसकी ऊंचाई और उसकी छाया कैसी हैं, बराबर, ये दोनों ही बराबर हैं। तो एंगल ऑफ एलिवेशन कैसे निकालेंगे, तो आप बताओ, परपेंडिकुलर अपॉन बेस किस में आता है बच्चों, टेन में। तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब बटे आधार। तो ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, तो कटे कितना आ गया 1। तो टेन में कितनी डिग्री पर 1 होता है, 45 डिग्री पर। तो थीटा बराबर कितना आ गया बच्चों, 45 डिग्री। ठीक है, सेकंड आपको आंसर ज़्यादा करना है, कोई दिक्कत नहीं, ज़्यादा खास। मेन चीज़ क्या है, आपको लाइन ऑफ साइट की यानी कि दृष्टि रेखा की, एंगल ऑफ डिप्रेशन अवनमन कोण, एंगल ऑफ एलिवेशन उन्नयन कोण, इन तीनों की परिभाषा याद करनी है। इसके बाद आपको ध्यान रखना है, एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन हमेशा कैसे होते हैं बच्चों, एक्यूट एंगल होते हैं। यानी कि एक्यूट एंगल कैसे होते हैं, जो 90 से कम होते हैं, उनको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, हिंदी बोलते हैं न्यून कोण, हमेशा ही न्यून कोण होते हैं। इसके बाद आते हैं अपन चैप्टर नंबर 10। ये मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, यही आपको करनी है। इसके अलावा जो मैं आपको नहीं बता रहा हूं वो आपको कुछ करना है तो कर लेना, नहीं कोई दिक्कत नहीं है। चैप्टर नंबर 10 देखो, ये आपको ध्यान रखना है, इसका ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया है बुक में। ठीक है, चैप्टर नंबर 2, हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन ए सर्कल हैव। एक वृत्त की अधिकतम कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, इनफाइनाइटली मेनी, मतलब अनेक हो सकती हैं। द रेडियस पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, मतलब जैसे ये मैं बता देता हूं आपको, जो रेडियस होती है, त्रिज्या होती है, वो टेंजेंट के यानी कि स्पर्श रेखा के क्या होती है, हमेशा परपेंडिकुलर होती है। ये है स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या स्पर्श रेखा पर क्या होती है बच्चों, लंब होती है। द टेंजेंट टू ए सर्कल इंटरसेक्ट इट इन ओनली 1 पॉइंट, मतलब टेंजेंट जो होती है सर्कल की, वो किसी सर्कल को कितने पर पॉइंट करती है, ओनली 1 पॉइंट पर क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है। ए लाइन इंटरसेक्टिंग ए सर्कल इन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड द सीकेंट। वृत्त की 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं, छेदक रेखा कहते हैं। एक सर्कल को 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर ली, इसको क्या बोलते हैं, सीकेंट। ए सर्कल कैन हैव 2 पैरेलल टेंजेंट एट मोस्ट, मतलब किसी सर्कल की मैक्सिमम 2 पैरेलल लाइंस, 2 पैरेलल टेंजेंट हो सकती हैं। जैसे आपको एक क्वेश्चन है ना ये वाला, 2 पैरेलल ड्रॉ कर सकते हैं, 2 बस, 2 से ज़्यादा नहीं कर सकते, मतलब समांतर रेखाएं 2 खींची जा सकती हैं, इससे ज़्यादा नहीं खींची जा सकती। इसके बाद द कॉमन पॉइंट ऑफ टेंजेंट टू ए सर्कल एंड द सर्कल, मतलब इसका मतलब ये है सर्कल, टेंजेंट और सर्कल का जो कॉमन पॉइंट होता है, जिसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, स्पर्श बिंदु कहते हैं, वो हमेशा कितना होता है बच्चों, स्पर्श बिंदु कहलाता है। ठीक है, द लेंथ ऑफ 2 टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, ये थ्योरम आपकी 10.2 है, कैसी होती है, इक्वल, मतलब किसी सर्कल के, चलिए देखिए जैसे ये है, इसके बाहर पॉइंट से हम कितनी सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं, 2, जो कि इनकी लेंथ कैसी होती है, इक्वल होती है। तो वही लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां कैसी होती हैं, बराबर होती हैं। वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को क्या करता है, समद्वि विभाजित करता है। द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, मतलब ये है इसका, जैसे एक सर्कल है, ये सेंटर है और ये इसकी कॉर्ड है, तो यहाँ पर परपेंडिकुलर डालें तो ये क्या हो जाती है, इक्वल। चलो चैप्टर नंबर 11 हट चुका है। चैप्टर नंबर 12 में आपको क्या याद करनी है, फॉर्मूले याद करने हैं। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ चैप्टर नंबर 12 के अंदर कौन से फॉर्मूले याद करने हैं, मैंने हिंदी मीडियम में भी बताए हैं, और अब आपको नहीं मिल रहे हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, ये वाले फॉर्मूले लिखे हैं। परिधि का सूत्र 2πr होता है, क्षेत्रफल, ये आपको फॉर्मूले अच्छे से याद कर लेने हैं, वही मेन बात है। ठीक है, कुछ चीज ऐसे भी पूछी जा सकती है, सुनो मैं बताता हूँ एक एक करके, थोड़ी सी मैं आपको प्रैक्टिस करवा देता हूँ, एग्जाम्पल भी करा देता हूँ। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल हुज पेरीमीटर इज 44, हिंदी में सुनेंगे, सर्कल के क्वाड्रेंट यानी कि चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 44 सेंटीमीटर है। यानी कि अब बताइए परिधि का सूत्र कितना होता है, 2πr,
तो 44, 2 पाई की जगह 22/7, आर की जगह आर। तो आर बराबर क्या आएगा, 7 का इंटू होगा 2 और 22 का डिवाइड, तो 22 से 44 और ये 2 कट गए तो कितना बचा 7। तो आपका ये 7 क्या हो गया आंसर। और एरिया निकालना है तो एरिया का फॉर्मूला ये वाला दिख रहा है। ओके, अब ये पूछा है द एंगल ऑफ मेजर सेक्टर ऑफ ए सर्कल इज 250 डिग्री, देन द एंगल ऑफ माइनर सेक्टर विल बी। मतलब कह रहे हैं जैसे आपको ये एंगल दिया है 250 डिग्री, ठीक है, दीर्घ त्रिज्यखंड का कोण दिया गया है 250 डिग्री, तो लघु त्रिज्यखंड का कितना होगा, ये कंप्लीट कितने का होता है 360 का, तो 360 में से 250 माइनस कर देंगे कितना आएगा 110 डिग्री। ये कहा जाएगा तो आपसे ये पूछा जाएगा, ये लघु त्रिज्यखंड है और ये दीर्घ त्रिज्यखंड है। ओके, बाकी सब ये आपके फॉर्मूला हैं, आपको याद करना है। 2 चीज और ध्यान रखनी है आपको, सुनो पहले मैं दिखा देता हूं आपको, सेक्टर और सेगमेंट, यानी कि त्रिज्यखंड और वृत्तखंड। त्रिज्यखंड किससे मिलकर बनता है, 2 रेडियाई, यानी कि 2 त्रिज्या और आर्क, करस्पॉन्डिंग आर्क लिखा आता है यानी कि चाप से, ठीक है। और ये किससे मिलकर बनता है, कॉर्ड, जिसको हिंदी में बोलते हैं हम जीवा, और आर्क से यानी कि चाप से मिलकर बनता है। ये आपसे ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं हम चैप्टर नंबर 13। चैप्टर नंबर 13 में आपको बता चुका हूं फॉर्मूले याद करने हैं आपको, आपकी इसको सीट दी जा चुकी है। अगर आपको नहीं मिली है तो टेलीग्राम पर जाइए, क्लास 10th हिंदी मीडियम नोट्स लिखा होगा, उस पर डेफिनेशन फॉर्मूले लिखे होंगे, वो आप फॉर्मूले आपको याद करनी है। चैप्टर नंबर 30 में ओटी जो आएंगी, 2 ओटी आएंगी, वो आपको फॉर्मूला बेस्ड ही पूछी जाएंगी, यानी घनाभ के फॉर्मूले याद करने हैं, घन के याद करने हैं, बेलन के सूत्र याद करने हैं और शंकु के याद करने हैं। ये शंकु है, शंकु का याद करना है, और गोला का और हेमीस्फीयर यानी कि अर्धगोले के, ये आपके फॉर्मूले याद करने हैं, सूत्र याद करने हैं। इनके अलावा आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं पूछे जा सकते हैं। उसी प्रकार चैप्टर नंबर 14 में भी आपसे यही पूछा जाएगा, इसके अलावा नहीं पूछा जाएगा, यानी कि मीन का फॉर्मूला, माध्य का फॉर्मूला, बहुलक का फॉर्मूला, सूत्र और मीडियन का फॉर्मूला, ये आपसे पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। और एक ये संबंध पूछा जाता है, मोड क्या होता है, मोड बराबर 3 मीडियन माइनस 2 मीन, मतलब बहुलक। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, बहुलक। मैं आपको लिख के दिखाता हूं। जो बहुलक होता है, बहुलक होता है वो 3 गुणा माध्यक माइनस 2 गुणा माध्यकीय होता है। ये आपसे जरूर पूछा जाता है। अब ये क्वेश्चन पूछा कैसे जाता है ये मैं आपको बताता हूं। वो पूछा जाएगा मोड, मीडियन और मीन में क्या रिलेशन होता है, ये आपसे पूछा जाएगा। हिंदी बात करें तो बहुलक, माध्यक और माध्य में क्या संबंध होता है, इसका सूत्र लिखिए। तो ये ऐसे ये 3 बदल सकते हैं वो आपस में, ठीक है ना। मतलब 2 माइनस 2 माध्य यहाँ ले जाए तो कैसा हो जाएगा, प्लस का। तो बहुलक प्लस 2 माध्य बराबर 3 माध्यक, ये आपसे पूछ सकते हैं। इसी प्रकार मैं आपको लिख के बताता हूं। एक जो पूछा अर्थमेटिक मीन ऑफ 1 2 3 4 5, अर्थमेटिक मीन है समांतर माध्य, कैसे निकालते हैं, 1 + 2 + 3 + 4 + 5, सबको जोड़ लो और कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5, तो 5 का दे दो भाग, मतलब 6। अगर मान लो यहाँ 8 लिख देते तो कितनी हो जाती, 6। इनको जोड़कर 6 का भाग दे दो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, जिसे आप जरा ध्यान से देखेंगे चैप्टर नंबर 14 के अंदर, ठीक है। ये लिखा हुआ है, ठीक है, अच्छे से देखिए। द कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ ए क्लास इज फ्रीक्वेंसी ऑब्टेन्ड बाय एडिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑल द क्लास प्रीसीडिंग द गिवन क्लास। मतलब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी किस में निकालते हैं, माध्यक में, ठीक है। हिंदी में लिखा है द किसी बारंबारता बंटन में किसी वर्ग की संचयी बारंबारता उस वर्ग के पहले सभी वर्गों की बारंबारताओं का क्या होता है, योग होता है, ठीक है। और एक बात और ध्यान रखनी, इसमें बताता हूं मैं आपको, एक क्लास विथ द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कॉल्ड द मॉडल क्लास। मतलब जैसे आपको के साथ बने हुए आते हैं, तो इसमें जिसकी फ्रीक्वेंसी, जिसकी बारंबारता ज्यादा होती है उसको हम क्या बोलते हैं, मॉडल क्लास, बहुलक
वर्ग कहते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद हम लास्ट बात करते हैं चैप्टर नंबर 15, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 15 में बढ़ते हैं। चलिए देखिए एक करके चैप्टर नंबर 15 में आपको क्या करना है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, हिंदी मीडियम वाले समझेंगे पहले और इंग्लिश मीडियम वाले भी साथ में समझेंगे थोड़ा सा। चैप्टर नंबर 15 में आपसे ज़्यादातर जो ओटी पूछी जाती है वो इनसे ही पूछी जाती है। समरी जो दिख रही है सारांश, हर चैप्टर का आपको सारांश तो पढ़ के जाना है ओटी के लिए, हर चैप्टर का, ठीक है। और इंग्लिश मीडियम वाले भी ये देख सकते हैं, ये दिखा है आपको। हिंदी मीडियम में भी ये दिया गया है आपको, टेंशन ना लो, हिंदी मीडियम वाले उन नोट्स को डाउनलोड करो और ये सब देख सकते हो, ठीक है। तो ये सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। अगर आपको ओटी कंप्लीट करनी है तो मैंने जो आपको ओटी दी है वो करो और जो नोट्स प्रोवाइड कराएं उनको कर लो। अगर ये दोनों कर लिए तो आपकी ओटी लगभग 32 में से 32 ही आएंगी। ओके बच्चों, तो ये आपकी ओटी हो गई और बाकी सब चीज़ होगी जैसा कि मैंने आपको बताया, इसमें ओटी हो गई। तो ये सब चीज़ आपको दी जा चुकी हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही तो लाइक कमेंट शेयर कर देना बच्चों। थैंक यू वेरी मच। बच्चों सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसे और बेल आइकन को प्रेस कर लो, ठीक है ना, जिसमें आप ये क्या कर सकते हो और कर सकते हो, ठीक है। चलिए तो आप क्या करोगे, सबसे पहले प्लेलिस्ट पे जाओगे। प्लेलिस्ट पे जाते ही आप जब नीचे आओगे तो क्लास 10th MP बोर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ये सब प्लेलिस्ट बनी हुई है चैप्टर वाइज, ठीक है ना। तो आप मैथ वाले पे क्लिक करोगे, तो मैथ वाले पे जैसे ही क्लिक करोगे तो सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं डाल चुका हूँ, देखो 5 महीने पहले ही, ठीक है। ये आप देख सकते हो, जैसा कि ये 5 महीने पहले आपको ये डाला जा चुका है। और ये चैप्टर वाइज देखो, आप दिख रहा है चैप्टर नंबर 1 के सॉल्यूशन, ये कम से कम क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये जो मैंने सॉल्व करवाए हैं। चैप्टर नंबर 2 के हैं, ऐसे ही चैप्टर नंबर 3, 4, 5, 6 ऐसे डले हुए हैं, सबके सॉल्यूशन डले हुए हैं इंपॉर्टेंट वाले, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, उनके डले हुए हैं सबके सब, ठीक है। 14, 15, ठीक है। और आपको ये जानकारी मिल जाएगी। इसमें MCQ दी गई हैं चैप्टर 1 के, ऑल चैप्टर के, ये इंग्लिश मीडियम के हैं बच्चों और ये हिंदी मीडियम के हैं, ठीक है ना। ऐसे आपको जानकारी दी गई है। एक वीडियो ये डला हुआ है जो आप ढूंढ रहे थे क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट वाले, जो मैं आपको बोल रहा हूँ बार बार, और ये अभी लेटेस्ट वीडियो डाली गई, इसको भी आप जरूर देख लीजिए।